हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जो खनन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, उसके सचिव कौन बने हैं? तो उनके सचिव कौन बने हैं अभी? पीयूष गोयल। उसके साथ साथ कुछ और मंत्रालय भी हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। उसके बाद प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव टू प्रधानमंत्री के शांतिकांत दास। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। ये 35 हैं। और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। सलाहकार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वर। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्टिस श्री चंद्रशेखर किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वो बने हैं बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश बने हैं। तो राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च जो न्यायालय है के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो पहले ये बॉम्बे के न्यायाधीश थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का तो जो उद्घाटन है 14 अगस्त 1862 में हुआ था, 1862 में। और ये जो क्षेत्राधिकार है कहाँ कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दामन एंड दीव में। उसके बाद भारत का जो सबसे पहला हाई कोर्ट जो था वो कोलकाता था, जो 1862 में स्थापित किया गया था। भारत में हम वर्तमान की बात करें तो 25 हाई कोर्ट हैं। और उसके साथ साथ ये किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अंडर काम करते हैं? 214 से लेकर 231 तक में दिए गए हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 217 में। उसके बाद जो हाई कोर्ट है कि जो शक्तियां और अधिकार जो ये रिट जारी करता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। और जो न्यायिक जो समीक्षा है, जुडिशियल जो रिव्यू का अधिकार है, वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, वो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 62 ईयर्स 62 साल तक होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी की कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो वो 5 और 18 जो स्लैब हैं वो रहेंगे जीएसटी अनुसार। अब हुआ क्या है, जो जीएसटी जो काउंसिल है उसने अपडेट किया है। आम जनता और मध्य वर्ग के लिए एक राहत है। जिन वस्तुओं पे 18 और 12% जीएसटी लगता था उनको घटाकर 5% कर दिया है। 12 और 28 का स्लैब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अभी के लिए। तो जीएसटी के पहले कितने स्लैब होते थे? 5, 12, 18 और 28। तो 4 स्लैब पहले होते थे, तो जिनको अब घटाकर सिर्फ 2 ही स्लैब बचे हैं। कौन कौन से? 5 और 18 बचे हैं। निर्णय कहाँ लिया गया है? ये जीएसटी की जो काउंसिल है 56 जो बैठक है, जो किसने ली है? जो अध्यक्षता जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने की। अब क्या है जीएसटी के बारे में? जो जीएसटी है क्या, पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। उद्देश्य क्या है? कई तरह के टैक्स को समाप्त करके पूरे देश में एक ही कीमत का सामान उपलब्ध कराना। पहला देश जिसने लागू किया था फ्रांस 1954 में। भारत का जो स्थान है 161 देश है जिसने जीएसटी लागू किया है। सुझाव दिया था विजय केलकर जो समिति है उसने। खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता। लोकसभा में कब पेश किया गया? 3 अगस्त 2016 में। राज्यसभा में कब पेश किया गया? 8 अगस्त 2016 में। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद जो जीएसटी है उसके बारे में थोड़ा सा और। जीएसटी लागू करने की तारीख जो है 1 जुलाई 2017। सबसे पहला लागू करने वाला राज्य आसाम, और सबसे अंतरिम राज्य जिसने लागू किया है जम्मू और कश्मीर। जीएसटी जो परिषद का गठन हुआ है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत। जीएसटी के 3 हिस्से हैं: सेंटर की जीएसटी,
और स्टेट की जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। जीएसटी परिषद के कितने सदस्य हैं? 33। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो उनके अध्यक्ष हैं। अब जो स्लैब्स बनाई गई हैं वो 3 बनाई गई हैं। अब देखो 5 जो परसेंट जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा? पैकेज फूड पे, साबुन, दवाइयाँ, टूथपेस्ट, दूध उत्पादक और जीवन स्वास्थ्य बीमा आदि, यानी ऐसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं पे जो लोगों को आमतौर पर रोजमर्रा के लिए चाहिए। 18% जीएसटी की बात करें तो ये मानक वस्तुओं और सेवाओं पे लगी हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए, टीवी हो गया, सीमेंट, छोटी कारों पे ये लगी हैं 18%। और इससे पहले जो इन पर जो अधिक टैक्स की दरें लागू थी, अब 40%, जिसको सिन गुड्स बोला जाता है, ये विलासिता और हानिकारक वस्तुएं जैसे कि तंबाकू, सिगरेट और महंगी कारों पर लगी है। इससे पहले जो जीएसटी लगी हुई थी वो 28% का जो स्लैब लागू होता था, जिसे अब हटाकर 40% तक का जो है वो स्लैब कर दिया है। हाल में ही एक जो पुस्तक है उसके लेखक हमें एक लॉन्च हुई है जिसका नाम है मदर मैरी कम टू मी। पुस्तक के जो लेखक कौन हैं? तो उनके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति रॉय हैं, उनके लेखक हैं। उसके साथ साथ कुछ और पुस्तकें भी हैं, जैसे कि द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दुलात ने, द कश्मीरी शॉल रोजी थॉमस ने, पीएमओ थ्रू द ईयर्स हिमांशु रॉय ने लिखी है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये ऑटो जो है बायोग्राफी है बारडू दत्तात्रेय हरियाणा गवर्नर, नेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक एन.वी. रमन ने। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है बानू मुश्ताक को, एक भारतीय लेखिका है जिन्होंने जो उपन्यास लिखा है द हार्ट लैम्प कन्नड़ा भाषा में। यह पहली कन्नड़ा भाषा की पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? दीपा बावती ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसके बाद एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री आड्रे जो ट्रैक्स के हैं जो यूएसए के, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टीम वी मोर ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद हाल में ही भारत और सिंगापुर के बीच में किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? तो वो सभी जो क्षेत्र हैं उनमें हुए हैं, जैसे कि सिविल एविएशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डिजिटल जो कनेक्टिविटी, इन सब के बीच में इनके साथ समझौता हुआ है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिविल एविएशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डिजिटल कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इन समझौतों में हवाई यात्रा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एविएशन इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। भारत पहले ही 20 से अधिक सिंगापुर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इस सहयोग से को और बढ़ाने की सहमति बनी है। सिंगापुर ने चेन्नई में बने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र में भारत के साथ सहयोग और सहभागिता की है। उसके बाद सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, राष्ट्रपति को ना थर्मन शानुगर्तरम और प्रधानमंत्री का नाम लॉरेंस वोग, और जो मुद्रा है वहाँ की सिंगापुरी डॉलर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने कितने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है? तो उन्हें 26 प्लेटफॉर्म पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है अभी हाल में ही। तो नेपाल सरकार ने देश में साइबर अपराध और अफवाहों को रोकने के लिए उद्देश्य से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, पूर्व ट्विटर और रेडिट समेत जो कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया था। उसके बाद है नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मुद्रा कौन सी है? नेपाली रुपया। नेपाल भारत के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो सिक्किम है, वो जितनी भी ये स्टेट्स हैं उन सबको वो साझा करता है। उसके बाद नेपाल से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जो है वो किसने दिया है? वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। विजेता कौन है? दीप्ति गुरांग जो नेपाल से हैं। अभी तक की सिर्फ 5 लोगों को ही मिला है। और उसके बाद 18वां सूर्य किरण सेना अभ्यास जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो किसके बीच में हुई है? भारत और नेपाल के बीच में हुई है। और कहाँ पर हुई है? नेपाल में ही। उसके बाद 18वां हाथी व पर्यटन महोत्सव ये नेपाल में हुआ है।
तामू लोसार महोत्सव कहाँ हुआ है? गंगरोक समुदाय द्वारा मनाया गया है, ये सिक्किम में भी मनाया जाता है। और के बाद है देशान महोत्सव जो है वो भी नेपाल में मनाया गया। धोला जो ग्लेशियर है और नेपाल में जो स्वदेश जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और 2040 तक इसके समाप्त हो जाने की संभावना है। सोनम लोसार जो त्यौहार है तमांग समुदाय सिक्किम और नेपाल दोनों में ये मनाया जाता है। तीसरी जो बेम्स्टिक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2025 हुई है वो काठमांडू नेपाल में हुई है। WHO ने किस खेल को मान्यता दी है नेपाल में? उसके बाद है नेपाल का जो छठा साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है उसको दर्जा मिला है। उसके साथ साथ इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस के अंदर जो अभी रिसेंटली नेपाल उसका सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का जो नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन जो अभी की जो रिसेंट नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। RPF की जो पहली महिला प्रमुख है सोनाली मिश्रा, LIC के MD CEO आर दोरा ई स्वामी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के जो अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं अजय सेठ, और सांसद टीवी के जो नए सी हैं उपल कुमार, SSB सशस्त्र सीमा बल के जो महानिर्देशक हैं संजय सिंघल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निर्देशक हैं डॉक्टर राजन, और उसके बाद है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो CEO हैं संजोग गुप्ता, ये सेकंड इंडियन है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो पहली MD और CEO है प्रिया नायर। लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं वो है कौविदर गुप्ता, गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, हरियाणा के राज्यपाल जो है असीम कुमार घोष, राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? अभिजात शेठ, और क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन है? S राधा चौहान नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, स्केचर ने कौन से भारतीय क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर को बनाया है? तो मोहम्मद सिराज जो हैं हाल में ही नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके साथ साथ और भी ब्रांड एम्बेसडर 2025 में बने हैं। उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग के माधुरी दीक्षित, ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म अभियान की सारा तेंदुलकर, और उसके बाद ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म के कैटरीना कैफ, कोरियम टूरिज्म के हिना खान, कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्स के जो हैं श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक के विद्या बालन, और MRF टायर के शुभमन गिल, FICC फ्रेम का जो पहला ब्रांड एम्बेसडर अंशुमन खुराना, खो खो विश्व कप 2025 के टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, भारत में MotoGP शेखर धवन, और सिमरित पठनमन फूड्स के जो है शाहरुख खान, गायत्री पाइप्स के जो है ऋषभ पंत, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के विकी कौशल, न्यूट्रलाइट फूड्स का जो पहला भारतीय एम्बेसडर है वो है अनयम पांडे, और जी टेक जो लैब्स हैं पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनोन हाल में ही बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो नीति आयोग है द्वारा एक पहल स्टार्ट हुई है, द्वारा एक शुरू की गई एक नई पहल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रेन हेल्थ जो इनिशिएटिव है, वो पहल उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। तो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं जैसे कि स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, एपिलेप्सी है, उन सब से निपटना। विश्व स्तर पर हर तीसरे व्यक्ति को बीमारियां से प्रभावित है। शुभारंभ किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। लागू क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले यह पहल देश के 12 आकांक्षी जो जिलों से में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी। निगरानी और संचालन इसकी जो कार्यक्रम की देखरेख कौन करेगा? नेशनल टास्क फोर्स ऑन ब्रेन हेल्थ द्वारा की जाएगी। अब क्वेश्चन है कि ब्रेन जो नीति आयोग है वो है क्या? स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2025 को। अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री हैं, एक्स ऑफिसो अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री, और जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सुमन बेरी।
जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीईओ वी आर सुब्रमण्यम। जो कार्यकारी फंक्शन क्या काम करती है, ये भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं और जो स्ट्रैटेजी हैं उनमें सलाह देना। और विशेषता क्या है, भारत सरकार का जो ये प्रमुख नीति टैंक भी इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट जो टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल में ही बिहार में किया गया है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ तो यह मंदिर जो है वो बिहार के नालंदा जिले में एक पवित्र स्थल राजगीर में स्थापित है। उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शोरिंग ताबोगे और जो भारत के सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू द्वारा, और भूटान के जो सर्वोच्च गुरु हैं पर पावन जे खापो द्वारा। यह मंदिर जो है भूटान शैली से निर्मित है। ये लगभग 70 जो फीट ऊंचा है। इसमें भगवान बुद्ध की 10 फीट की ऊंची प्रतिमा है। इस परिसर में 1,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला बहुत बहु देशीय हॉल भी है। यह मंदिर भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक, धार्मिक और संस्कृति संबंधों को मजबूत करेगा। उसके बाद नेक्स्ट और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो हाल में ही वर्ल्ड वाइड बने हैं। जैसे कि यूएई अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। वाराणसी इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर जो का उद्घाटन किया गया है। यूएसए के अंदर भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। नवी मुंबई इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन का मंदिर का उद्घाटन किया है। साउथ अफ्रीका में बाप्स संस्था ने दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर बनाया है। भावड़ी महाराष्ट्र में यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर बनाया गया है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जो पाद ने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रूस और चीन ने किस नई जो गैस पाइपलाइन की निर्माण के लिए समझौता किया है। तो उसका राइट आंसर है पावर ऑफ साइबेरिया 2। जो नई गई जो गैस पाइपलाइन है उस एग्रीमेंट पर उन दोनों देशों ने साइन की है। उसके बाद रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक की एक जो नई गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते पर रूस की जो कंपनी है गजप्रोम जो है और चीन की जो चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर हस्ताक्षर किया है। ये पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया से गैस लेकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक जाएगी। इस पाइपलाइन से प्रति वर्ष 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति पूरी की जाएगी। समझौते की अवधि यह कम से कम 30 वर्ष तक की गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर वी के गोंग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वो है आनंद वी पाटिल को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद 2025 में प्रमुख पुरस्कार और विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा, संयुक्त राष्ट्र के जो एटकर जो पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह, MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए डॉक्टर एडमोला एडनेल नाइजीरिया से, JP बिडाला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर V नारायण इसरो के प्रमुख, जो पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार गीतांजलि श्री को, बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर अवार्ड्स सुहानी शाह को, कलिंग रत्न पुरस्कार जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट 2025 कहाँ किया गया है, वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और समिट हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि 1/5 इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट हुआ है उज्बेकिस्तान में, और जबकि 182वां जो एडिशन हुआ है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो बेल्जियम में हुआ है। नाटो समिट 2025 द हैग नीदरलैंड में हुआ है। एशिया राज्यों के 23 जो रशियन रासायनिक जो हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में।
और उसके बाद विश्व प्लास्टिक संधि जो वार्ता है वो जिनेवा में हुई है। और थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो तुर्कमेनिस्तान आवाजा में हुई है। उसके साथ साथ भारत में जो हाल में ही सबमिट हुए हैं, पहली एशियन वार्ता क्रूज वार्ता चेन्नई तमिलनाडु में, भारत शहरी स्थानीय निकायों का जो प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मानेसर गुरुग्राम में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम चुने गए हैं लखनऊ, पुणे और इंदौर। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची झारखंड में, दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा में, समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में बथकुमा उत्सव कहाँ बनाया गया है, तो वो तेलंगाना के अंदर बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और उत्सव भी बनाए गए हैं। न्यू कॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीशी जाति द्वारा बनाया गया है। अली ए लिंगांग उत्सव जो है आसाम मिसिंग जनजाति द्वारा। शौर्य वेदनम उत्सव जो है रक्षा मंत्रालय बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में। सूफी महोत्सव जहाने खुसरो 2025 नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चपचार कूट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथेला महोत्सव 2025 गुजरात गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अटुकुल पोंगल उत्सव केरल 10 दिन तक चलता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिन तक। सुरहुल महोत्सव जो है वो झारखंड में मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है, तो वो 25 जो है दर्ज की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में किस राज्य में जो श्रम जो कानून सुधारों को मंजूर दी गई है, इन विच स्टेट लेबर लॉ रिफॉर्म हैज़ बीन अप्रूव, तो वह महाराष्ट्र में। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो दैनिक के जो घंटे पूर्व 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए हैं, ओवर टाइम की सीमा 144 घंटे प्रति तिमाही तक तय की गई है। एक प्रावधान के अनुसार सामान्य दैनिक कार्य समय 10 घंटे निर्धारित है, जबकि अतिरिक्त समय ओवर टाइम सीमा जो है अलग से रखी गई है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल में ही थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है, तो उनका नाम है अनुतिन चरनावीरकुल है उनका नाम, जिनको प्रधानमंत्री चुना गया है। उसके बाद है अलग अलग जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं जो हाल में ही चुने गए हैं, जैसे जमाइका के एंड्रयू होलनेस, लिथुनिया के हैं इनगा रुगियन, सूरीनाम के हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है जेनिफर ग्रिलिंग्स साइमोन, रोमानिया के हैं न्यू प्रेसिडेंट निकोलन डीन, और सूडान के हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर कामिल इदारिस, जो कोरिया है दक्षिण कोरिया के फोर्थ प्रेसिडेंट है ली जी म्योंग, और पुर्तगाल के हैं नए प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मेंटेरिगो, और पोलैंड के हैं न्यू प्रेसिडेंट कार्लो नावर्की, यमन के हैं फर्स्ट वुमेन प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के पीएम हैं सालिम स्लेह बिन ब्रेक, और साइबेरिया के हैं इगोर मैकेटिक, इगोर के हैं न्यू प्रेसिडेंट डेनियल नोबा, और टूशेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं सारा जेफरीन एनजी, वो वहाँ के हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।